हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि एडवांस स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन के लिए जो कि है यूज़ ऑफ अनडन, यानी कि अनडन का यूज़ करके हम बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर ऐसे सेंटेंसेस को हमें ट्रांसलेट करना हुआ तो हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि इसको हम ट्रांसलेट कैसे करें। तो फ्रेंड्स, अनडन का यूज़ हम तब करते हैं जब हिंदी वाले सेंटेंस में कसर वर्ड आ जाता है। ऐसे हम बहुत से सेंटेंस बोलते हैं, जैसे उसने परीक्षा में पास होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने इस नौकरी को हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस हमको मिलते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें अनडन का यूज करना होता है। और इसके साथ हमारा मेन वर्ब होता है लीव, यानी कि लीव के साथ हमें अनडन का यूज करना है। और अनडन का मतलब वास्तव में अधूरा होता है। अनडन यानी कि जो अभी तक हुआ ना, यानी कि अधूरा हुआ। तो देखते हैं किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अनडन का यूज करके हम किसी भी टेंसेस में इसका यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट के बाद वो जिस टेंस का है उस टेंस के अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और इसमें ज्यादातर सेंटेंसेस नेगेटिव के होते हैं, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे। और जिस टेंस का वो सेंटेंस होगा इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब की फॉर्म का यूज करना है। तो वर्ब हमारा होगा लीव। नॉट के बाद हमें लीव का यूज करना होगा जब भी सेंटेंस नेगेटिव होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और फिर नॉट, और नॉट के बाद आएगा लीव। ये जिस टेंस का रहेगा उस टेंस के अकॉर्डिंग हम लीव का फॉर्म चेंज करेंगे। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तीनों फॉर्म में आ सकता है, या फिर लिविंग भी हो सकता है। और इसके बाद हमें फ्रेंड्स यूज करना होगा एनीथिंग का। लीव के बाद हमें लिखना होगा एनीथिंग। जब भी कसर नहीं छोड़े, इस तरह के कसर ना छोड़ने की बात होगी तो वहां पे लीव के साथ आएगा एनीथिंग। अब एनीथिंग के बाद हमें अनडन का यूज करना है। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और फिर नॉट का यूज करना है। और नॉट के साथ हमें लीव वर्ब के रूप में हमें लीव का यूज करना है। और जिस टेंस का होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग उसका हम फॉर्म भी चेंज करते रहेंगे। फिर एनीथिंग के बाद हमें अनडन का यूज करना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें इंफिनिटिव का यूज करना होगा, यानी कि टू का यूज करेंगे। और टू के बाद जो काम करने में कसर नहीं छोड़ी उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यहाँ पे लिखना है। और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा तो उसको लिख देंगे ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले के अनुसार हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे उसने इस नौकरी को हासिल करने के लिए, उसने इस नौकरी को हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फ्रेंड देखा है, तो सेंटेंस में ये कसर वर्ड आएगा, इसके लिए हमें अनडन का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस है कि उसने इस नौकरी को हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसको हम इस फॉर्मूले पर रख के देखते हैं किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें है उसने, उसने के लिए ही। और कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, जो कि होता है डिड। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज करना है, क्योंकि इसमें नहीं वर्ड आया हुआ नेगेटिव सेंटेंस है। तो डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब नॉट के साथ हमें लिखना है लीव, वर्ब के रूप में लीव का यूज करना है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड के साथ हमेशा V1 का यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव भी लिखेंगे। तो ही डिड नॉट लीव। अब लीव के बाद हमें एनीथिंग का यूज कर देना है, एनीथिंग। ही डिड नॉट लीव एनीथिंग। अब एनीथिंग के बाद हमारा ये आएगा अनडन, एनीथिंग अनडन। अब अनडन का यूज करने के बाद हमें इंफिनिटिव का यूज करना होगा। क्या करने के लिए कसर नहीं छोड़ी, नौकरी को हासिल करने के लिए। तो हासिल करने, इसके लिए हो जाएगा टू गेट, टू गेट। अब क्या हासिल करने के लिए, इस नौकरी को, के लिए हो जाएगा दिस जॉब। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया फ्रेंड्स कि he did not leave anything undone to get this job।
अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसी की तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है फ्रेंड्स कि उसने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो सबसे पहले इसमें हमें लिखना है सब्जेक्ट, किसने कसर नहीं छोड़ी, उसने, यानी कि सब्जेक्ट हमारा है ही, यहाँ पे ही या शी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ भी कसर नहीं छोड़ी, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए हम यहाँ भी डिड नॉट का यूज करेंगे। तो ही डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद आएगा लीव, फर्स्ट फॉर्म इसका क्योंकि डिड लगा है, तो ही डिड नॉट लीव, और लीव के बाद आएगा एनीथिंग, लीव एनीथिंग अनडन, ये तीनों एक साथ में हमें यूज करना है। लीव एनीथिंग अनडन, तीनों को एक साथ में यूज करना है। और अगर ये किसी और टेंस का सेंटेंस होगा तो उस टेंस के अकॉर्डिंग लीव की फॉर्म को चेंज भी कर सकते हैं। तो ही डिड नॉट लीव एनीथिंग अनडन, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, कि अंग्रेजी हो गई ही डिड नॉट लीव एनीथिंग अनडन। अब क्या करने में, मुझे बदनाम करने में, तो बदनाम करना यहाँ पे वर्ब है, तो इसके पहले हम यहाँ पे टू का यूज करेंगे। और बदनाम करना की अंग्रेजी होती है फ्रेंड्स डिफेम, डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। तो he did not leave anything undone to defame me, मुझे बदनाम करने में, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा me। he did not leave anything undone to defame me, उसने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं आसानी से, और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस भी आ सकता है। तो देखते हैं किस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, और इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, लगता है कि तुमने परीक्षा की तैयारी में कोई कसर छोड़ दी, तो ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। लगता है कि तुमने परीक्षा की तैयारी में कोई कसर छोड़ दी, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लगता है कि तुम्हारी परीक्षा की तैयारी में कोई कसर रह गई, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। और जब भी हम कोई सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका सेंस हमें देखना होता है, सेंटेंस किसी भी तरह से लिखा गया हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग कहते हैं कि मे का यूज संभावना के लिए होता है, तो चाहे सेंटेंस रहता है कि आज बारिश हो सकती है, तब भी वहाँ पे मे का यूज करेंगे, या फिर आज बारिश होने की संभावना है, तब भी मे का ही यूज करेंगे, या फिर लगता है आज बारिश होगी, यहाँ भी हमें मे का ही यूज करना है। तो सेंटेंस को किसी भी तरह से कह सकते हैं, उसका सेंस वही होना चाहिए, तो उसको ट्रांसलेट करने का तरीका भी सेम होगा। तो हमारा सेंटेंस लगता है कि तुमने परीक्षा की तैयारी में कोई कसर छोड़ दी। तो लगता है, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इट सीम्स, लगता है के लिए इट सीम्स का यूज करते हैं, और की के लिए आ जाएगा दैट, इट सीम्स दैट। अब हमारा सेंटेंस है कि तुमने परीक्षा की तैयारी में कोई कसर छोड़ दी। जैसा कि देखा जाए तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और मेन वर्ब के रूप में हमें किसका यूज करना है, लीव का यूज करना है। लीव को हमें मेन वर्ब के रूप में यूज करना है इसमें। तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ पे लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट लिखेंगे। इट सीम्स दैट यू लेफ्ट। अब इसके बाद आना चाहिए एनीथिंग अनडन, एनीथिंग अनडन। इट सीम्स दैट यू लेफ्ट एनीथिंग अनडन। अब यहां पे हम टू का यूज कर सकते हैं, क्या करने में, परीक्षा की तैयारी में, यानी कि टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। तो इट सीम्स दैट यू लेफ्ट एनीथिंग अनडन टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। और यहाँ पे नॉट का यूज नहीं हुआ है, तो हम एनीथिंग की जगह पे समथिंग भी कर सकते हैं, लेफ्ट समथिंग, क्योंकि
एनी का यूज ज्यादातर नॉट के साथ होता है। जब भी सेंटेंस में नॉट आता है तो नॉट के साथ हम एनी का यूज करते हैं। अगर नॉट नहीं होता है तो एनी की जगह पे सम का यूज कर दिया जाता है। तो इट सीम्स दैट यू लेफ्ट समथिंग अनडन टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। लगता है तुमने परीक्षा की तैयारी में कोई कसर छोड़ दी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हमें बस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले कर देना है और बाकी इसका यूज जैसे हम और सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं कि क्या से स्टार्ट होने पर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं और क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब के भी पहले कर देते हैं। उस तरह से हम इसका इंट्रोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक थोड़ा सा यूज था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।